हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आज का टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गौड़ खनिज तत्वों के बारे में। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था मुख्य खनिज तत्वों के बारे में, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गौड़ खनिज तत्वों के बारे में। गौड़ इन्हें इसलिए कहा गया है क्योंकि इनकी जो ज़रूरत होती है हमारे बॉडी में, इनकी आवश्यकता बहुत ही कम मात्रा में होती है। लेकिन अगर इनकी मात्रा हमारे बॉडी में ना हो, यानी कि इनकी कमी हो जाए हमारे बॉडी में, तो क्या होता है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग। तो गौड़ खनिज तत्व में है लोहा, मुख्य रूप से है, तो बहुत सारे हैं लेकिन मुख्य रूप से केवल लोहा है और आयोडीन है। ये मुख्य गौड़ खनिज तत्व हैं। क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि लोहा यानी आयरन और आयोडीन को मुख्य खनिज तत्वों में मत डाल दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, मनुष्य के शरीर में कुल कितने ग्राम आयरन यानी कि कुल कितने ग्राम लोहा पाया जाता है। तो मनुष्य के शरीर में कुल 300 ग्राम जो है वह लोहा पाया जाता है। आयरन की अधिकांश मात्रा कहाँ पाई जाती है, यानी कि सबसे ज़्यादा आयरन हमारे बॉडी के किस पार्ट में होता है। तो सबसे ज़्यादा होता है हमारे बॉडी के रक्त में, यानी कि ब्लड में, ठीक है। ब्लड में किस रूप में होता है, तो वह हिम के रूप में होता है। ध्यान दीजिएगा, हिम के रूप में जो है वह आयरन हमारे ब्लड में रहता है। कितना, 60 से 70% तक। जितना भी हमारे बॉडी में आयरन है उसका 60 से 70% तक हमारी बॉडी में सिर्फ ब्लड में ही रहता है। बात समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। आगे देखते हैं, रक्त में यानी ब्लड में लोहा, ब्लड में आयरन किस प्रोटीन के साथ मिलकर यौगिक बनाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो आयरन हमारे ब्लड में हिम के रूप में रहता है और साथ में ये किस प्रोटीन के साथ मिलकर यौगिक बनाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि हिम के साथ मिलकर किसका निर्माण करता है, तो हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। उसमें भी मेनली किसके कारण, तो हिम के कारण, यानी कि आयरन के कारण ही रक्त का रंग जो है वह लाल होता है, ठीक है। आयरन जो है हिम के रूप में प्रोटीन, कौन से प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, ठीक है। ये है आरबीसी। आगे देखते हैं, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बनाने के लिए कितने आयरन की मात्रा की आवश्यकता होती है। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बनाने के लिए लगभग 3 से 4 मिलीग्राम तक लोहे की, यानी कि 3 से 4 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा, फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन तथा ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन करता है। ये तो हम सबको ही पता होगा कि रक्त का मुख्य काम क्या होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना, ये रक्त का मुख्य काम है। उसमें भी किसका, रक्त में भी हीमोग्लोबिन का मुख्य काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है हमारे फेफड़ों से कहाँ जाती है, हमारे ऊतकों तक जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है, तो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड फिर ऊतकों से हमारे फेफड़ों तक आती है और श्वसन क्रिया द्वारा बाहर निकाली जाती है। तो अगर ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है तो साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन भी क्या करता है, हीमोग्लोबिन करता है। बात ध्यान रखिएगा कि उत्सर्जन तंत्र का यह एक महत्वपूर्ण पार्ट है कि ये उत्सर्जन तत्व, यानी कि हमारे शरीर में ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये उत्सर्जी भाग है, यानी कि हमारे शरीर का जो है अपशिष्ट पदार्थ है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर का अपशिष्ट पदार्थ है, तो इसका उत्सर्जन कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन या फिर रक्त करता है, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया। आगे देखते हैं, आरबीसी की आयु कितनी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 120 दिन तक। हीमोग्लोबिन से लोहा अलग होकर फिर कहाँ जाता है, तो ध्यान दीजिएगा कि हीमोग्लोबिन यानी कि आरबीसी जब 120 दिन पूर्ण कर लेता है तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन नष्ट हो जाता है, तो उससे हिम अलग और ग्लोबिन अलग हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, हिम अलग होकर, यानी कि जो आयरन होता है वह अलग होकर अस्थि मज्जा में चला जाता है। किस लिए चला जाता है, फिर से आरबीसी बनाने के लिए, ठीक है। फिर से हीमोग्लोबिन बनाने के निर्माण के लिए जो लोहा अलग हो जाता है ग्लोबिन से, वह वापस अस्थि मज्जा में आ जाता है नया आरबीसी बनाने के लिए। आगे देखते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान, ठीक है। आरबीसी का कब्रिस्तान यानी आरबीसी कहाँ नष्ट होता है, तो यह प्लीहा में। ध्यान दीजिएगा, प्लीहा साथ साथ यकृत में। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को भी कहा जाता है और यकृत को भी कहा जाता है। ज़्यादातर प्लीहा में ही आरबीसी का जो है वह आरबीसी नष्ट होता है। आगे देखते हैं, आरबीसी का निर्माण शरीर में कहाँ होता है, तो आरबीसी का निर्माण शरीर में होता है
अस्थि मज्जा में। आगे नेक्स्ट हमारा, किस प्रक्रिया को हीमोपायोसिस कहते हैं, यानी कि कौन से प्रोसेस को हीमोपायोसिस क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा, हीमोग्लोबिन से लोहा अलग होकर, अभी मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन से 120 दिन आरबीसी जब कंप्लीट कर लेता है तो क्या होता है, आयरन यानी लोहा उससे अलग होकर अस्थि मज्जा में चला जाता है दूसरा आरबीसी बनाने के लिए। ठीक है, यही प्रोसेस, इसी प्रोसेस को हीमोपायोसिस कहते हैं। समझ गए, नया आरबीसी बनाने के लिए जो आयरन हीमोग्लोबिन से जो हीम अलग होता है, ये वापस जब अस्थि मज्जा में जाता है नया आरबीसी बनाने के लिए, यही प्रोसेस हीमोपायोसिस कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा, मांसपेशियों में प्रोटीन के साथ आयरन मिलकर क्या बनाता है। तो मांसपेशियों में प्रोटीन के साथ आयरन मिलकर मायोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, मायोग्लोबिन का प्रमुख घटक क्या है। तो मायोग्लोबिन का प्रमुख घटक है लोहा यानी कि आयरन। ध्यान दीजिएगा, आगे देखते हैं, मांसपेशियों में ऑक्सीजन किस रूप में संग्रहित होता है। तो जो हमारे मांसपेशियों में जो ऑक्सीजन होता है वह मायोग्लोबिन के रूप में ही संग्रहित रहता है। तो मायोग्लोबिन, ठीक है, मायोग्लोबिन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो लोहा और ग्लोबिन, ग्लोबिन भी प्रोटीन है और मायो क्या है, यह आयरन है। ध्यान दीजिएगा, मायो आयरन है और ग्लोबिन प्रोटीन है। मायोग्लोबिन मिलके ही मायो और ग्लोबिन मिलके मायोग्लोबिन का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन हमारी बॉडी में, मांसपेशियों में ऑक्सीजन इन्हीं रूप में संग्रहित रहता है। किस रूप में, मायोग्लोबिन के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं, बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में परिवर्तित होने के लिए कौन मदद करता है। अभी इसके पहले हम लोगों ने विटामिन ए को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि विटामिन ए यानी जो बीटा कैरोटीन होता है वह हमारे बॉडी में किस रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो विटामिन ए के रूप में। इसीलिए बीटा कैरोटीन को विटामिन ए का प्रीकर्सर कहते हैं, यानी विटामिन ए की पहली स्थिति क्या है, तो बीटा। जैसे कि हम लोग गाजर खाते हैं तो कैरोटीन हमारे बॉडी में जाता है और फिर वह विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल से आप लोग समझिए कि विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम गाजर खाते हैं तो उसका कैरोटीन हमारे बॉडी में विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। उसको विटामिन ए में बदलने के लिए कौन सा खनिज लवण मदद करता है, तो आयरन। ध्यान दीजिएगा, कैरोटीन, बीटा कैरोटीन से विटामिन ए में परिवर्तित करने के लिए आयरन खनिज लवण जो है वह मदद करता है। आगे देखते हैं, एनीमिया यानी रक्ताल्पता किसकी कमी से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्ताल्पता होता है आयरन की कमी से। नेक्स्ट है हमारा, किस अवस्था में रक्त कणिकाएं लगातार नष्ट होती रहती हैं। तो हीमोसाइडिरोसिस की अवस्था में जो है रक्त कणिकाएं लगातार नष्ट होती रहती हैं। और हीमोसाइडिरोसिस अवस्था को क्या कहते हैं, तो इस अवस्था को, यानी कि ये प्रोसेस जब होता है, जब रक्त कणिकाएं लगातार नष्ट होती हैं, तो इसे कौन सा एनीमिया कहते हैं, तो हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं। ठीक है, तो हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है कि जो जो रक्त कणिकाएं होती हैं वह लगातार नष्ट होती रहती हैं, इसीलिए इसे हीमोलाइटिक एनीमिया भी कहते हैं। आगे देखते हैं, लोहे की अधिक मात्रा हमारे शरीर में कहाँ संग्रहित होती है, तो लोहे की अधिक मात्रा हमारी बॉडी में यकृत में संग्रहित होती है। नेक्स्ट है हमारा, लौह लवण का अभिशोषण कहाँ होता है, यानी कि आयरन का अभिशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत की ग्रहणी में आयरन का अभिशोषण होता है। नेक्स्ट है हमारा, लौह लवण के अभिशोषण में कौन विटामिन सहायक होता है, तो आयरन के अभिशोषण में विटामिन सी तथा विटामिन ई, ये दोनों जो है बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। ये दोनों विटामिन आयरन के अभिशोषण में मदद करते हैं। आगे देखते हैं, लौह लवण किस रूप में अभिशोषित होता है हमारे बॉडी में, तो लौह लवण यानी आयरन जो वो फेरस के रूप में, ध्यान दीजिएगा, फेरस के रूप में आयरन हमारे शरीर में अभिशोषित होता है। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है कि किस अवस्था में कितने आयरन की ज़रूरत होती है। तो शिशु के लिए तो यानी 0 से 6 माह तक के बच्चों के लिए तो माँ का दूध ही सर्वोत्तम होता है। आगे देखते हैं, शैशवावस्था में कितना, तो 10 मिलीग्राम, बाल्यावस्था में भी 10 मिलीग्राम, किशोर बालक में, देखिए किशोर बालक में 18 मिलीग्राम, जबकि किशोर बालिका में जो है वह 24 मिलीग्राम की ब्लड की आयरन की आवश्यकता होती है। महिला में कितनी, तो 28 मिलीग्राम, और वयस्क पुरुष में कितना, तो 9 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। तो ये हो गए जो है आयरन से रिलेटेड सारे पॉइंट। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब आगे देखते हैं आयोडीन को।
चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं आयोडीन। आयोडीन की भी आवश्यकता हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में होती है, लेकिन इसकी कमी हमारे जो शरीर को बहुत ही घातक सिद्ध होती है हमारे शरीर के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इससे कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। तो सबसे पहला है, मनुष्य के शरीर में कुल कितना आयोडीन रहता है? तो मनुष्य के शरीर में देखिए कितना, कुल 50 मिलीग्राम ही आयोडीन मनुष्य के शरीर में रहता है। समझ रहे हैं कितने कम मात्रा की आवश्यकता होती है? कुल 50 मिलीग्राम ही आयोडीन की आवश्यकता मनुष्य के शरीर में होती है। नेक्स्ट हमारा, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक आयोडीन कहाँ रहता है? यानी 50 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। अब इस 50 मिलीग्राम का 60% देखिए कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा 60% होता है थायराइड ग्रंथि में। समझ रहे हैं आप लोग कि मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक आयोडीन कहाँ रहता है? तो थायराइड ग्रंथि में। कितना रहता है? तो लगभग 60%। यानी हम लोग जितना भी आयोडीन लेते हैं उसका 60% तो कहाँ संग्रहित होता है? तो थायराइड ग्रंथि में। अब आप लोग ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि थायराइड ग्रंथि हमारी बॉडी में कहाँ पर पाई जाती है? ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा, बाकी 40% आयोडीन शरीर में कहाँ रहता है? 60% तो थायराइड ग्रंथि में रहता है, बाकी 40% आयोडीन हमारे शरीर के ऊतकों में जो है वह रहता है। आगे देखते हैं, शरीर में थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन कौन बनाता है? तो थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन ही बनाता है। इसी की कमी जब यानी आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायरॉक्सिन हार्मोन बनना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। और फिर क्या होता है? जो थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनना बंद हो जाता है तो क्या होता है? गले के पास जो है वह सूजन हो जाती है, गला अलग से फूलने लगता है। इसी को क्या कहते हैं? घेंगा रोग कहते हैं। आगे देखते हैं, शरीर में आयोडीन किस रूप में अवशोषित होता है? तो शरीर में आयोडीन अकार्बनिक रूप में, अकार्बनिक आयोडाइड के रूप में हमारे बॉडी में अभिशोषित होता है। नेक्स्ट है हमारा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा यानी कि गाइटर रोग जो है वह आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि गले के पास जो है वह फूल जाता है, एक्स्ट्रा सा लटक जाता है, वो किसकी? आयोडीन की ही कमी से होने वाला रोग है, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो है फिर नहीं बनता है। आगे देखते हैं, घेंगा रोग किन क्षेत्रों को अधिक प्रभावित करता है? यानी कि कहाँ, किन किन एरियाज को अधिक प्रभावित करता है? तो तराई क्षेत्रों में। तराई क्षेत्रों में कहने का मतलब ये है कि जिन क्षेत्रों में मिट्टी में पानी में आयोडीन की कमी पाई जाती है, यानी कि मिट्टी और पानी उन दोनों में आयोडीन की कमी पाई जाएगी, तो क्या होगा? वहाँ की फसल में भी आयोडीन की कमी पाई जाएगी और वहाँ का जो पानी हम लोग पियेंगे उसमें भी आयोडीन की मात्रा जो है वह कम होगी। जिससे क्या होगा कि तराई क्षेत्रों में इन दोनों की ही मात्रा में कमी पाई जाती है, मिट्टी और पानी में आयोडीन की कमी पाई जाती है, इसलिए तराई क्षेत्रों के लोगों को घेंगा रोग जो है वह अधिक प्रभावित करता है। आगे देखते हैं, गर्भवती महिला को आयोडीन की कमी से भ्रूण को कौन सा रोग हो जाता है? यानी गर्भवती महिला में अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो भ्रूण में कौन सा रोग हो जाता है? तो कैटिनिज्म। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैटिनिज्म रोग जो है वह गर्भावस्था में होने वाला रोग है, जिससे कि बच्चों में क्या बौनापन आ जाता है। बौनापन आने का मुख्य कारण क्या है? तो आयोडीन की कमी। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। देखिए कितनी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी यह कितना इफेक्ट करता है। आगे देखते हैं, सर्वाधिक आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो समुद्री मछलियों से सर्वाधिक आयोडीन जो है वह हमें प्राप्त होता है। इसके बाद जिस मिट्टी में आयोडीन और जहाँ के पानी में आयोडीन लवणों की मात्रा अधिक होती है तो वहाँ पर भी वहाँ पर उगे फसलों में और वहाँ के पीने वाले पानी में भी आयोडीन की अच्छी खासी मात्रा हमें प्राप्त हो जाती है। बात समझ रहे हैं? अब देखिए किस अवस्था में कितनी आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो वयस्क के लिए कितना? तो 150 से 200 मिलीग्राम पर डे, 150 से 200 मिलीग्राम पर डे। गर्भावस्था, लैक्टेटिंग मदर या फिर धात्री अवस्था में +25 कर दीजिए। ठीक है, 150 से 200 मिलीग्राम हम लोग लेते हैं, उसमें +25 कर दीजिए, तो गर्भावस्था और धात्री अवस्था के लिए यह उपयुक्त होता है। शिशुओं के लिए 50 मिलीग्राम पर डे और बालक के लिए 100 मिलीग्राम पर डे जो है आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आई होंगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर लूँगी, आप लोग वहाँ से भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और नोट्स के भी पीडीएफ मैं वहाँ पर आप लोगों को दे दूँगी। तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।